जॉर्ज फर्नांडिस। अध्यक्ष जी, इस विधेयक का आवश्यकता के बारे में तो दो राय नहीं है, लेकिन उम्मीद तो ये ज़रूर थी कि विधेयक पर कुछ पहले से काम शुरू होगा और संयुक्त मोर्चे की सरकार एक व्यापक विधेयक को लाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक में कुछ जल्दबाजी हुई है और भले सभी दलों के लोग मिलकर बात करके घंटा डेढ़ घंटा आज 5-6 दिन के पहले सुबह इसमें एक आम सहमति बनाई हो, लेकिन उस आम सहमति के बावजूद इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें परिवर्तन की, संशोधन की आवश्यकता को मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मैं व्यापक चुनावी कानूनों में क्या सुधार होना चाहिए इस पर नहीं जाऊंगा। मंत्री जी ने तो अपना प्रास्ताविक में ये तो कहा है कि शीघ्र ही सभी दलों की बैठक फिर बुलाई जाएगी और एक व्यापक विधेयक सदन के सामने आएगा। हमने कुछ संशोधन दिए हैं जो हमारा इस विधेयक के बारे में जो सोच है और इसमें जो सुधार की ज़रूरत को मैं महसूस कर रहा हूँ वो इन संशोधनों में हमने बताया है। हम सबसे पहले 1950 के कानून में जहाँ 500 रुपये का जुर्माने पर बात चल रही थी, तो उधर अभी 3 महीने की सज़ा या जो 2 साल तक भी हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी कुछ होगा। ये जो संशोधन है इसमें हमने वो 3 महीने को हटाकर 2 साल किया है। ये जो महीने 2 महीने का या 7 दिन 15 दिन का जेल का हमेशा कुछ लिखा जाता है, इसका किसी पर कोई असर नहीं होता है। अध्यक्ष, हमें से कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो काफ़ी साल जेल में बिताए हुए लोग हैं और ऐसा जेल में नहीं कि जहाँ कोई आराम से बैठे हैं। हमने तो हमारे मजदूर आंदोलन में जो कार्य रहे उसके लिए खड्डे खोदने का भी जेलों में काम किया है। सख्त मजदूरी जिसको कहा जाता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उसको भी हमने सहन किया है। और हम ये मानते हैं, हमें शायद कुछ लोगों की अभी भी इच्छा है कि हमको फिर जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि बड़ौदा डायनेमाइट केस को फिर से खोलना चाहिए और मुझे जेल भेजना चाहिए करके सार्वजनिक मांगें आ रही हैं, लेकिन उसकी बहस अब यहाँ नहीं है। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि जेल की जब बात हम कर रहे हैं तो जेल को जानते हुए, जेल में रहे हुए 5 साल जेल में बिताए हुए व्यक्ति के तौर पर मैं ये प्रस्ताव कर रहा हूँ कि ये महीने 2 महीने का जेल का कोई मतलब नहीं होता है। सज़ा अगर होनी है तो वो सख्त सज़ा होनी चाहिए और इसलिए हमने यहाँ पर एक तो संशोधन की बात की है। फिर अध्यक्ष जी, हमने ये जो इसका क्लॉज 3 है जिसमें एक नया सब क्लॉज डालने की बात आई है। सेक्शन 2, ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सेक्शन 3, ऑफेंस ऑफ प्रिवेंटिंग सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम of the Prevention of Insults to National Honor Act 1971। मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको हटा दिया जाए। ये मामला अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था, अभी 3 साल हुए, कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय ऐसे कोई जो सिंबल्स हैं
उनके प्रति अनादर व्यक्त करना या उनके साथ अपमानित ढंग से व्यवहार करना। और ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक फैसला दिया कि अगर कोई झंडा जला देता है तो उसको जेल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी गिरफ्तारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं वो सारा उसके पीछे जो तर्क था उस तर्क वगैरह में नहीं जाऊंगा, केवल इतना सदन को बताना चाहता हूं कि इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, नीचे की अदालत का नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पर आज रखने का कोई तुक है ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम जरा सोचें, अगर कभी कोई गुस्से में आकर, आज इस सरकार में ऐसे मंत्री भी हैं जिनके पार्टी ने एक बार संविधान को ही जलाने की बात कही थी, लेकिन उससे कोई चीज़ बिगाड़, देश का कोई बिगाड़ किसी ने किया नहीं। एक गुस्सा व्यक्त करने की बात उसमें थी और उससे ज़्यादा कुछ था ऐसा मैं नहीं मानता। और हम लोग ऐसे कानून को यहाँ पर बैठकर बनाएंगे और ऐसे भी लोग इस कानून को बनाने में मदद करेंगे कि जिनको चुनाव के कानूनी तौर तरीकों से कोई मतलब ही नहीं है। और गुस्से में कोई एक गलत काम, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी ने राष्ट्रध्वज का अपमान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई राजनीतिक मकसद से, कोई गुस्से से किसी ने ऐसा काम किया तो उस व्यक्ति को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने नहीं देना। और ऐसे लोगों, कानून बनाने वालों में ऐसे भी लोग रहना कि जो चुनाव जिस तरह से ईमानदारी से जिस तरह से होना चाहिए उसको न चलाते हुए यहाँ आकर बैठकर हम लोग ये कानून बनावें, तो मुझे ये बात अध्यक्ष जी न कानूनी ढंग से न नैतिक ढंग से जचती है। ये जो ऑब्जर्वर का जो मामला है जिसमें 20B आप नया एक क्लॉज जोड़ रहे हैं, उसमें मुझे आपत्ति उसका सब क्लॉज 2 पर है। The observer nominated under subsection 1 shall have the power to direct the returning officer for the constituency or for any of the constituencies for which he has been nominated. अब आगे जरा सुनिए अध्यक्ष जी, to stop the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result if in the opinion of the observer booth capturing has taken place at a large number of polling stations or at places fixed for the poll or counting of the votes, or any ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the returning officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with. मैं इधर आगे का जो हिस्सा है उसको हटाने के लिए कह रहा हूँ, to such an extent that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained. इसका अर्थ ये है कि अगर रिजल्ट के ऊपर उसका असर नहीं पड़ना हो तो बूथ लूटना ठीक है। आप कानून में ही ये लिख रहे हो, ओनली इफ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रिजल्ट, तो फिर काउंटिंग बंद करो। मगर लूट इन प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेबल, रनिंग अवे विद द बैलेट पेपर्स इन प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेबल, बट डोंट डू इट टू एन एक्सटेंट वेयर यू कैन adversely affect the result. It can adversely affect the result of a candidate against whom all these things have been resorted. तो इसलिए जिस तरह से इस बात को आपने रखा है वो मुझे जचती नहीं है, क्योंकि कुकर्म को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इतना कुकर्म मत करो कि किसी के साथ बहुत ज्यादा जाती हो, तो हमें ये बात जचती नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ इसमें जल्दबाजी की भी बात हमको नजर आ रही है और हम इस बात को नहीं चाहेंगे कि हम लोग अपने कानून में रखें कि एक व्यक्ति को खून करना ठीक है लेकिन 4-5 लोगों के साथ मत करो, एक ही व्यक्ति का करो। तो इसलिए इसमें वो इस क्लॉज को आपको फिर से सोचना होगा, उसमें जो सुधार करना है उसको मंजूर करने के पहले वो सुधार करना होगा। ये जो 20 दिन का कैंपेन को 14 दिन करने की बात है, अब इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर विरोध है और मुझे लगता है कि इस पर भी कुछ सोच नहीं हुआ है। आप इलेक्शन को स्टैगर कर रहे हैं, आपका इलेक्शन तो 2 महीने तक चलता है, नॉमिनेशंस का दिन एक होता है, नोटिफिकेशन एक ही दिन आता है, नॉमिनेशंस उसके बाद 1 तारीख को मान लीजिए कि नॉमिनेशन शुरू हो गई, लेकिन आपका चुनाव जो होना है वो अगले महीने के 15 तारीख तक चल रहा है और पिछले 2-3 आम चुनाव तो इसी तरह से चले हैं, फिर वो विधानसभाओं के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो।
तो इसलिए ये जो 14 दिन के बाद आपने लिखी है तो वो किसके लिए लागू होता है? यानी आपका कहना यह है कि जिनका ये तकदीर है कि सबसे पहले चुनाव हो जाएगा तो उनके लिए 14 दिन ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का या अन्य क्षेत्रों का जहां आपने स्टैगर किया है, चूंकि आपके पास सुरक्षा बल नहीं है या और कोई परेशानियां हैं या कोई ऐसे कोई क्षेत्र है जहां काफी तनाव होता है और इसके लिए आपको वहां पर विशेष ख्याल रखना पड़ता है और इसलिए देरी करनी पड़ रही है, तो उन सभी लोगों के लिए ये आपका 14 दिन वाला लागू नहीं होता। इसलिए इसमें भी जल्दबाजी हुई है, क्योंकि ये सबके लिए लागू होने वाला क्लॉज नहीं है और इसको किस तरह से सुधार करना हम चाहेंगे कि मंत्री जी इस पर सोचें। हम तो जरूर इस चीज को पसंद करेंगे कि 14 दिन का ही अभियान के बाद वोट देने का मौका मिले, लेकिन आपका इस आज के चुनाव के तरीके में ये 14 दिन वाला मामला बैठता नहीं है। जे जो भी जैसे भी नहीं, मेरा तो हम तो कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप अगर चुनाव को स्टैगर करे बगैर चुनाव कर ही नहीं सकते हैं, ये निष्कर्ष पर अगर सरकार है तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये 14 दिन का लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैक्सिमम तो आप अगर ये कहें कि मिनिमम 14 दिन और मैक्सिमम 21 डेज, मिनिमम 14 और मैक्सिमम 21 करके अगर आप उस क्लॉज को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो हो सकता है कि उसका कुछ अर्थ लग सकता है, लेकिन आज के दिन उस क्लॉज का कोई अर्थ नहीं है। ये मुझे पूरे नम्रता के साथ कहना है। अब अध्यक्ष हम आ रहे हैं उस पर जहां 10 का प्रपोजल वगैरह तो ठीक है, पब्लिक हॉलिडे के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये इस प्रोविजो को मैं नहीं समझ पाया। अब हो सकता है कि मेरा ज्ञान इसके बारे में अधूरा हो। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन द केस ऑफ ए लोकल अथॉरिटीज कंस्टिट्यूएंसी, ग्रेजुएट्स कंस्टिट्यूएंसी और टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी, द रेफरेंस टू कोट an elector of the constituency as proposed unquote shall be construed as a reference to 10% of the electors of the constituency or 10 such electors whichever is less। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि 10% ऑफ द इलेक्टर्स कौन से लोकल बॉडी के चुनाव में, कौन सा विधान परिषद का या और किसी विधान परिषद का ही चुनाव की बात यहां पर आ रही है, मैं मानता हूं, तो कौन से लोकल बॉडीज में 10% आपको प्रपोजल देने की जरूरत पड़ती है और 10 सच इलेक्टर्स विच एवर इज लेस। इसका मतलब 10%, हाँ 10 से भी कम होगा, असेंबली टू काउंसिल नहीं, 10 ओनली तो होगा, लेकिन 10% क्यों आ रहा है ये मैं नहीं समझ पाया। अच्छा ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी समझ में ये बात नहीं आई थी। चाहिए 10 तो वहां 9 से काम चल जाता है, ऐसे उसके लिए होता है। हाँ, तो हमारी समझ इसमें नहीं थी। अगर ये ऐसा कोई स्थिति है कि जहां कोई विधानसभा से राज्यसभा में आने वाले जगहों पर ऐसी कोई परिस्थिति है तो फिर वो बात जैसे आपने लिखा है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका अगला जो आपका सब क्लॉज 7 है, जिसके ए से लेकर एच तक आपने 2 से अधिक सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए, हमने उसमें हर जगह पर यानी ए से लेकर एच तक हमने कहा है कि 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 1 से अधिक जगहों से लड़ना अध्यक्ष जी, इसमें हम कई चीजों की आपत्ति हमारी है। सबसे पहले मेरी आपत्ति है कि मतदाताओं के साथ बड़ा जुल्म है। जैसे अभी यहाँ पर एक माननीय सदस्य ने 3 नेताओं की जिक्र की, जिसमें से बीजू पटनायक जी यहाँ पर मौजूद हैं, अटल जी की और पीवी नरसिंह राव जी की उन्होंने चर्चा की। अब ये तीनों हमारे माननीय नेतागण एक एक क्षेत्र से हटे हैं और दूसरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज इस सदन में नहीं है, तो वो मतदाताओं के साथ एक जुल्म हो गया, अन्याय हो गया। उनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं है, तो ना 1 करोड़ के मामले में है, ना उनके रोजमर्रा के सवालों पर है, ना किसी भी चीज पर है। तो उस मतदाता ने क्या अन्याय किया एक क्षेत्र का कि आज कई महीनों से वो अनाथ होकर बैठा है और हो सकता है कि और 6 महीने के लिए अनाथ के तौर पर बैठ जाए।
तो इसलिए एक तो मतदाता के साथ सीधा अन्याय है, दूसरा अन्याय है अध्यक्ष जी, जनता जो टैक्स देती है तो उस टैक्स पेयर जो है उसके साथ, क्योंकि एक लोकसभा का चुनाव, एक क्षेत्र का चुनाव चलाने के लिए कितना पैसा इलेक्शन कमीशन खर्च करता है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, सरकारी पैसा करके हम लोग भले कहें, लेकिन अंततोगत्वा देश का सबसे गरीब ने दिया हुआ पैसा है। तो वो पैसा हम में से कुछ लोग 2-2, 3-3 या 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जाएं और उस टैक्स पेयर का पैसा खामोखा हम लोगों पर खर्च हो जाए, मुझे ये बात नहीं जचती। तो इसलिए हम इसमें दो तर्क हमको परेशान करते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि एक से अधिक जगह पर, कोई भी जगह पर, वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, असेंबली हो, लोकसभा हो, तो इस प्रकार का। थैंक यू सर, आई न्यू यू वुड, इन ऑल सीरियसनेस आई न्यू यू वुड। तो इसलिए अध्यक्ष हम इसमें आग्रह कर रहे हैं कि ये भी संशोधन को मंत्री जी स्वीकार कर लें। उसके साथ मैंने कुछ ये सारा जो फाइन है, मैंने पहले ही कहा, मुझे ये 3 महीने और 6 महीने और 500 रुपया वगैरह जचता नहीं है, इसलिए हमने कई जगहों पर इस फाइन को और इस सजा को बढ़ाने की बात कही। उससे ज्यादा नहीं कहा हमने अध्यक्ष ये क्लॉज नंबर 8 में, हम जानते हैं इस मुद्दे पर हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी आज 5-6 रोज पहले, उसमें काफी बहस हुई थी कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी एक तरफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, फिर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज का अभी मेरे पास यहाँ इलेक्शन कमीशन का वो किताब नहीं है, मैं समझता हूं कि आज के दिन लगभग 650-700 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हमने ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, ये देखने के लिए कि कौन पार्टी है, क्यों बनती है, कितना वोट लाती है। आमतौर पर ये जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी करके इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर में जो है, उनके रिपोर्ट में जिनका नाम है, वो एक एक लोकसभा की सीट कहां ना कहां लड़ने के लिए रजिस्टर हुई है। यानी उसका जो भी, जिसने भी उसको बना दिया, उसको एक चुनाव लड़ना था, मोटा मोटी, यानी अपवाद एकाध हो सकता है और है। फिर वोट कितना पाया है, औसतन वोट पाया है कुछ 100, कहां 500 है, कहां 700 है, कहां 800 है, कहां 1200 है, कुछ 100 वोट पाए हैं। मगर एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर वो है, क्योंकि पार्टी रजिस्टर करने के लिए केवल एक सूची बनाकर देना है कि ये अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये मंत्री है, ये कोषाध्यक्ष है और ये दफ्तर की जगह है और ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, बस इतना करा के आप दीजिए तो पार्टी रजिस्टर हो गई। अब इससे उस व्यक्ति को क्या, उस समूह को क्या लाभ मिलता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखाई देता है। पार्टी हो तो पार्टी लोगों के बीच में काम करने वाली, संघर्ष करने वाली, अनेक सवालों को लेकर लड़ने वाली कोई जमात हो तो वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये खामोखा रजिस्टर करा के और फिर उनको भी एक प्रकार की मान्यता किसी भी कानून में दी जाए, अध्यक्ष जी मुझे जचती नहीं है बात। मैं मानता हूं कि कानून पार्टियों को रजिस्टर करने के लिए बना है, कानून में उन रजिस्ट्रेशन का, कानून में इलेक्शन लॉ में पार्टियों का रजिस्ट्रेशन का तो इंतजामी है, लेकिन उस इंतजामी का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि 7 लोग बैठें और एक पार्टी करके अपने को घोषित करें, एक सीट कहां लड़ें और 300 वोट पाएं और उसमें भी एक हम लोग उसको मान्यता दें। मुझे अध्यक्ष ये बात जचती नहीं है, इसलिए मैंने वो जो कैंडिडेट्स ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको हटाने के लिए आग्रह किया है। अब अध्यक्ष जी एक दो और बातें इसमें जो जुड़ी है वो मैं कहना चाहता हूं। एक तो जैसे यहां जो ये सजा वाली बात पर मैंने कहा था कि ये 2-3 500 रुपया और 3 महीने वाला, इसमें अगर कोई ये कहे हमसे कि ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, नाम लिखते समय कोई धांधली हो गई, लेकिन हम ऐसे भी मामलों को जानते हैं जहां 12 साल 14 साल के बच्चों का नाम बड़े आग्रह के साथ लिखा जाता है और कुछ एक ऐसा दिखाने के लिए भी लिखा जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात हम लोगों को चुनाव के साथ इस प्रकार की मजाक चलने के लिए हमें नहीं देना चाहिए और इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं अध्यक्ष कि सख्ती हो हर अपराध को रोकने के लिए, सख्ती हो
ईमानदारी का चुनाव चलाने के लिए। और इस कानून में ये सारी जो खामियां मुझे नज़र आती हैं, ये खामियों को दूर करके ये कानून को पास किया जाए। लेकिन मंत्री जी ने जो शुरू में हम लोगों को यहाँ पर कहा कि वो उनका वचन कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि आपने ये कहा कि हमने पहले सत्र में ही हम कानून लाएंगे करके कहा था, तो वो हो गया और अब इंतज़ारी करनी होगी। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ारी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने तो अभी यहाँ पर संतोष मोहन जी तो चले गए, उन्होंने काफ़ी इशारा किया है। तो हम समझते हैं कि दोनों तरफ के लोगों को उनका इशारा जो उससे जो कुछ भी समझना था वो लोग समझे होंगे। इसलिए इसमें देरी न करते हुए जल्द से जल्द अगर वो अगला जो किस्त है, जो एक कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद जहां है, तो उसको अगर आप लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और देश का प्रजातंत्र को मजबूत बना रखने में मदद होगी। धन्यवाद। श्रीमती गीता मुखर्जी।